हेलो बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। आपको बता दें कि इस चैनल में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। तो इसमें क्या है कि अगर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहते हैं तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेंगे एक लेक्चर के, और सारे के सारे बहुत ही शानदार टीचर्स के थ्रू आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। और आज आपके पास जो मैं केमिस्ट्री का नया चैप्टर लेके आ रहा हूँ क्लास 12 में, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, न्यूमेरिकल पर्पस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इससे कंफर्म है कि न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। तो हमारे पास जो आज की सीरीज है, आज के जो टॉपिक हैं, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बने रहिएगा हमारे साथ, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको सारे के सारे टॉपिक्स को बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे तरीके से हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। केमिकल काइनेटिक्स है क्या एक्चुअली में, पहले तो ये जान लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ The branch of chemistry which deals with the study of factors affecting rate of reaction। तो केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले जो हमारे पास है, मैंने कहा केमिकल काइनेटिक्स है क्या एक्चुअली में। तो हम लोग जब रिएक्शन पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। भाई रिएक्शन हो रही है तो कैसे हो रही है, कितनी हो रही है, किस टाइप से हो रही है, कितनी देर में हो रही है, बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं। अगर हम लोग टेम्परेचर पे बात करते हैं, प्रेशर पे बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पे बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं हम लोग। तो केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअली में क्या है, तो एक्चुअली में अगर केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जो हमें रेट ऑफ रिएक्शंस के अबाउट में बात करती है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स इज पार्ट ऑफ केमिकल साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रिएक्शन रेट्स। और जो हमें रिएक्शन जो फैक्टर हैं वो जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ही। अब कौन कौन से फैक्टर हैं, ये क्या है रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो सबसे पहले हमारे लोग चलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, सबसे पहले हम लोग इसी पे बात करेंगे। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो जैसे हम लोग कोई भी रिएक्शन कर रहे होते हैं तो दो टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक। अब वो दो टाइप के रिएक्शंस में हमारे पास वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होती है, जो रिएक्शन मिनट सेकंड में होती है, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बहुत तेज होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत तेज होती है, और भी कई सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो बहुत तेजी से होती है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। दूसरी आती है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शंस क्या होती है, जो रिएक्शन मंथ के अलावा डेज, ईयर्स, इनमें कंप्लीट होती है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग वेरी स्लो रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वेरी स्लो रिएक्शंस में हमारे पास आ जाती है फर्मेंटेशन प्रोसेस। जिसे फर्मेंटेशन प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वो फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है ना कि वेरी स्लो रिएक्शंस में आते हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन इट मीन्स आप पहले शुगर केन से आप उसका शुगर सॉल्यूशन निकालिए, देन आफ्टर फिर उसको कन्वर्ट करिए, आप पहले उसको इथेनॉल में कन्वर्ट, ग्लूकोज में आएगा, फिर आफ्टर दैट वो इथेनॉल में आएगा, फिर विनेगर में आएगा। तो ये कई मंथ का प्रोसेस है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग वेरी स्लो रिएक्शन बोलते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो एक्चुअली में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है क्या, भाई जाहिर सी बात है, हम लोग कोई भी रिएक्शन कर रहे होते हैं तो उस रिएक्शन में क्या है ना कि रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब हमको एक बात तो पता है कि भाई अगर रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन करवाने के लिए हमको रिएक्शन में रिएक्टेंट्स चाहिए, और वही रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। अब जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे तो जाहिर सी बात है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का मैटर कुछ ना कुछ तो होगा ही।
भाई रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट विद द टाइम। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, चेंज इन concentration of reactants or product at per unit time, this is called rate of reaction। तो वही देखो लिखा है, it is the change in the concentration of reactants or products with the time in which chemical reaction proceed, this is called rate of reaction। ठीक, तो rate of reaction जो है decrease in concentration of reactants upon time taken और increase in the concentration of product in time taken। यूनिट इसका होगा मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, क्योंकि मोल पर लीटर आपका ये कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है और सेकंड इनवर्स टाइम के लिए दिया गया है। ठीक, या यूं कह सकते हो रिएक्टेंट्स के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस, इसी को आप ये भी कह सकते हो रेट ऑफ अपीयरेंस, इसको आप ये भी कह सकते हो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ये भी आप कह सकते हो। और अगर रिएक्टेंट की बात करोगे तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, ये रेट ऑफ अपीयरेंस है और ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। मतलब रिएक्टेंट्स जो धीरे धीरे होता है ना वो डिसअपीयर होता है और प्रोडक्ट हमेशा धीरे धीरे अपीयर होता है। मतलब जाहिर सी बात है, आप खुद ही समझ रहे हो कि रिएक्टेंट्स धीरे धीरे खत्म होता जाता है और प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो जाहिर सी बात है जब रिएक्टेंट्स डिसअपीयर होगा तभी तो प्रोडक्ट अपीयर होगा। तो ये आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस होता है। अब कैसे होता है इस चीज पे हम लोग बात करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें इस पे रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, तो माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब ये माइनस क्यों लिखा गया? तो माइनस इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं, जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट्स धीरे धीरे डिक्रीज करता है और कभी भी रेट की वैल्यू माइनस में नहीं आती, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ माइनस साइन लगा देंगे। क्योंकि आप इसको ये भी लिख सकते हो माइनस। अब चूंकि आपको पता है कि रिएक्टेंट्स जो है इनिशियल में मान लीजिए R1 है और फाइनल R2 है। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे कि R1 जो है वो बड़ा होगा R2 से। तो जब R1 R2 से ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वैल्यू किस में आ जाएगी? माइनस में। इसीलिए इस पे हम लोग लिखते हैं R1 माइनस R2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक, क्योंकि माइनस क्या करेगा, इस माइनस को ये कर देगा प्लस। ठीक, और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो जैसा है वो वैसे ही रहेगा, मतलब प्लस ही रहेगा। और यहाँ पे P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ जैसा है वो वैसे ही लिखा जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो यही माइनस R1 माइनस R2 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ माइनस इसी वजह से लगा क्योंकि रिएक्टेंट्स जो होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट हमेशा धीरे धीरे इंक्रीज करता है। अब जो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है जो ये 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक है एवरेज रेट और दूसरा है इंस्टैन्टेनियस रेट। ठीक, एवरेज रेट और दूसरा है इंस्टैन्टेनियस रेट। एवरेज रेट और इंस्टैन्टेनियस रेट का देखो, जो एवरेज रेट है वो आपका वही है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। सपोज करिए हम लोग कहीं जा रहे हैं और हमारी डिस्टेंस 300 किलोमीटर्स की है और 300 किलोमीटर्स हम पहुंच रहे हैं 6 आवर्स में। इट मीन्स हमारी जो स्पीड हुई ना वो 50 किलोमीटर्स पर आवर हुई। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि उस 6 आवर्स की ड्यूरेशन अगर आपसे कह दे कि जब 4 आवर्स यानी आप जो
बिल्कुल एग्जैक्टली फोर्थ आवर में आप कहाँ थे, किस स्पीड में थे, तो आप कहेंगे तब हमारी जो व्हीकल है, गाड़ी है, वो 40 या 80 की स्पीड में चल रही, 80 की स्पीड में चल रही, तो आप कहोगे तब तो फिर 80 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग था। नहीं, हम कहेंगे ये इंस्टेंट है, और जब एवरेज निकाला गया तो 50 आया, इंस्टेंटेनियस क्या हुआ रेट, वो 80 किलोमीटर पर आवर हुआ, और जो एवरेज रेट है वो 50 किलोमीटर आवर हुआ। तो ये जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, वो एवरेज रेट इज इक्वल टू जो बताया गया फॉर्मूला, एवरेज रेट इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। वाइल अगर यहीं पे इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे, प्लस डी आर अपॉन जी टी, ये ठीक, या प्लस डी पी अपॉन डी टी। प्रोडक्ट के लिए यही हो जाएगा प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और इसमें भी प्लस डी पी अपॉन जी टी। ये किसके लिए हो गया, ये हमारे इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट के लिए हो गया। तो मैंने कहा ना, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन at the particular moment of time and measured as the very small concentration change over a very small time। particular instant of time पे जो भी changes होते हैं उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम लोग एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमारे पास सपोज करिए ये इधर ये टाइम है, ठीक, और ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक। तो यहाँ पे आप जानते हो कि रिएक्टेंस मान लीजिए R, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे R नॉट है, ठीक। ये धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हुआ, इस पॉइंट पे सपोज करिए R1 पहुंचा, इस पॉइंट पे क्या पहुंचा, R2 पहुंचा। तो ये आपका एक ये हो गया। दूसरा, तो इंस्टेंटेनियस रेट पर्टिकुलर टाइम पे है, ये T1 है, ये T2 है, इसी तरह से ये T3 है। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कि T2 मिनट पे कितना था, तो ये इस तरह से आप यहाँ पे कह सकते हो। और ये लिख सकते हो आप जो है एवरेज रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये जो रिएक्टेंट्स है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और जो प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। प्रोडक्ट का ग्राफ ये है जैसे हमारे पास, ठीक, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये टाइम है। अब प्रोडक्ट यहां से 0 से है तो ये ऐसे जा रहा है, T1 टाइम पे ये P1 पहुंचा, T2 टाइम पे ये हुआ, T3 टाइम पे ये हुआ, ठीक, P1 P2 इसी टाइप से ये P3। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हो। तो प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज करता है, अपीयर होता है, और रिएक्टेंट्स धीरे धीरे क्या होता है, डिसअपीयर होता है। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन था। अगर पर्टिकुलर बोला ना डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन में क्या अंतर है, उनके डेफिनेशन में अंतर यही बताया मैंने कि जब रिएक्शन जो है ना प्रॉपर टाइम ले, ठीक, यानी इट मींस सीधे सीधे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट एट पर यूनिट टाइम, देखा जाए पर्टिकुलर कितने टाइम पे कितना चेंजेस होता है। लेकिन अगर कहते इंस्टेंट टाइम, ठीक, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वहां पे हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, साथ ही साथ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात थी। अब जैसे हमारे पास किसी भी लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, तो ये तो मैंने बता ही दिया कि रेट इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी प्लस डी पी अपॉन डी टी, और आर इज रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, तो ये माइनस डी आर अपॉन डी टी, स्लोप इज इक्वल टू आर, ये प्रोडक्ट के लिए है तो प्लस डी पी अपॉन डी टी,
स्लोप भी आपका इस तरह से बना है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन कौन से हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन को? तो केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है कि मतलब रिएक्टेंट्स का नेचर कैसा है, वो रिएक्शन कैसे कर रही है, किस टाइप का रिएक्टेंट है, तो इस बात पे डिपेंड करेगा। ठीक, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आपको पता है जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट्स का वो उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। टेम्परेचर की कहानी क्या है भाई, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो रिएक्शन का तो जाहिर सी बात रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो कोलिजन पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी, और जब कोलिजन बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक, टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स की कोलिजन बढ़ेगी, और जब कोलिजन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप बढ़ेगी। ठीक, तो इस चीज को याद रखिएगा कि कोलिजन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। ठीक, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे कोलिजन बढ़ेगी, कोलिजन बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। आगे सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रिएक्शन का उतनी ही ज्यादा रिएक्शन बढ़ेगी। ठीक भाई, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, अभी मान लीजिए रिएक्शन आप इतने बड़े कंटेनर में करा रहे हो, इसमें इस कंटेनर में रिएक्शन करवा रहे हो, अगर यही कंटेनर में बड़ा कर दूं तो पार्टिकल्स को टकराने के लिए प्रॉपर स्पेस मिलेगा, और जब प्रॉपर स्पेस मिलेगा तो प्रॉपर तरीके से क्या होगा, कोलिजन करवाएंगे, और जब कोलिजन करेंगे तो रिएक्शन अच्छी हो जाएगी। ठीक, अभी ये है मान लो, और दूसरा कंटेनर आपने ही क्या किया, दूसरा ले लिया थोड़ा सा और बड़ा है, या इसको और छोटा नहीं और थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। ये सपोज करिए आपने ये कंटेनर ले लिया, तो क्या है कि अब यहाँ पे इसको प्रॉपर क्या होगा, अब यहाँ पे प्रॉपर कोलिजन के लिए स्पेस मिल रहा, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा कोलिजन उतनी ज्यादा होंगी, और जितनी ज्यादा कोलिजन होगी रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। तो सरफेस एरिया बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक, अगला है रेडिएशन। रेडिएशन एक अलग ही मैटर करता है। रेडिएशन भी है, रेडिएशन में क्या होता है, कोई भी एटम अपने अंदर से एटॉमिक रे जो अल्फा बीटा गामा रेज है वो रिलीज करती है, तो रेडिएशन में भी टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट अपने आप बढ़ ही जाएगा। तो ये वो फैक्टर है, आपको Ni2 फैक्टर पे बात करनी होती है। Ni2 एग्जाम में, ISC के एग्जाम में जो होते हैं या CBSE एग्जाम में Ni2 फैक्टर एग्जाम में आते हैं। ठीक, Ni2 फैक्टर, और खासकर आप 3 याद कर लेंगे अगर, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और सरफेस एरिया। हालांकि इसमें 5th 6 नंबर भी होता है, एक 6 नंबर भी होता है, वो होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट अगर कैटलिस्ट डाल दोगे तो जाहिर सी बात रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ ही जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। ठीक, तो हम लोग कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकते हैं इजीली। ठीक, तो अब जैसे मान लीजिए जनरल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, और हमारे पास सपोज करिए कोई ये रिएक्शन है, AA + BB गिव्स आउट CC + DD। तो अब एवरेज रेट निकालना है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अब जैसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से, आपको एक रिएक्शन की हेल्प से समझाते हैं। H2 + I2 रिवर्सिबल 2HI, H2 + I2 रिवर्सिबल 2HI। अब अगर आप इसका एवरेज रेट निकालोगे, एवरेज रेट तो क्या आएगा, माइनस डेल्टा H2/ΔT, ठीक, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा I2/ΔT प्लस डेल्टा HI/ΔT, ये आया। अब यहाँ जो ये स्टाइकियोमेट्री लगा है 1/2, ये 2 ऐसे यहीं पे लिखा जाएगा इसके साथ, तो ये स्टाइकियोमेट्री जो होता है उसको उसके साथ ही लिखा जाता है। सपोज करिए एक और रिएक्शन आपके पास है, N2 + 3H2
रिवर्सिबल 2NH3। अब आपसे मैं कहूँ कि इसमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए आप, तो जैसे ही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालोगे रिएक्टेंट्स का या एवरेज रेट निकालोगे, तो एवरेज रेट के लिए आपके पास क्या होगा, माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। इसी के इक्वल में क्या आएगा, -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। ठीक, जो भी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं उन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आप इसी तरह से कर सकते हो। ठीक, इसी टाइप से अगर आप डेल्टा एवरेज रेट अगर इसमें और निकालोगे तो +1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, ये आपके पास इस तरह से ये आया है। ठीक, तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, ये इंस्टेंटेनियस ये एवरेज रेट है। इस तरह से किसी भी रिएक्शन को आप निकाल सकते हो। यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन है वो इस तरह से है, AA + BB gives out CC + DD। तो एवरेज रेट निकालने के लिए देखिए -1/A डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। इसी तरह से इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट B है तो ये B, A है तो यहाँ पे A ये आ गया। ठीक, तो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है, अपॉन पे C है तो ये D है, तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो 1/A माइनस लगेगा क्योंकि रिएक्टेंट्स की बात है, तो A डेल्टा A अपॉन डेल्टा T -1/B डेल्टा B अपॉन डेल्टा T 1/C डेल्टा C अपॉन डेल्टा T 1/D डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। तो ये आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। इसी टाइप से आपका अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात होगी तो यहाँ पे जहाँ डेल्टा लगा था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, उसकी जगह पे dA अपॉन dt होगा, यहाँ dB अपॉन dt वही सब कुछ सेम है, बस डेल्टा की जगह पे डेवर आ जाएगा, ठीक, D आ जाएगा। तो ये आपके जो एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन है फॉर रेट ऑफ रिएक्शंस के जनरल एक्सप्रेशन है। किसी भी रिएक्शंस को आप ऐसे ही एक्सप्रेस कर सकते हो। ये हमारी बात किसकी थी, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के एक्सप्रेशन की थी। कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड आते हैं, तो आपको हो सकता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने को बोले और बोले इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से इतने से इतना हो जाता है इतने टाइम पे, तो आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम आपको अगले टाइम पे इसके क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे। ठीक, लेकिन उसके पहले तब तक और भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हम लोग बात करेंगे। तो अब जैसे अगला टॉपिक हमारा रेट लॉ है। रेट लॉ के पहले एक दो एग्जांपल और इसके करवा देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए ये टॉपिक है क्या, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसे इसको करेंगे। ठीक, तो आइए एक दो टॉपिक और पढ़ लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। जैसे हमारे पास कई सारी रिएक्शन है, सपोज करिए आपके पास एक रिएक्शन ये दी है N2 2NO2 रिवर्सिबल N2O4। ठीक, अब इसका अगर आपको निकालना है तो आप क्या निकालोगे, एवरेज रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा N2O4 अपॉन डेल्टा T। ठीक, तो इस टाइप से आपको हो सकता है इसकी वैल्यू गिवन हो फिर इसकी निकालनी हो, तो आप इस टाइप से निकाल सकते हो। एक और दो एग्जांपल ऐसे ही लेते हैं। सपोज करिए आपके पास कोई है रिएक्शन, ले लेते हैं रिएक्शन 2H2O2 रिवर्सिबल 2H2O प्लस O2, ये रिएक्शन ले लेते हैं। तो अगर हम इस रिएक्शन के लिए निकालेंगे तो एवरेज रेट क्या आ जाएगा, तो एवरेज रेट यहाँ पे -1/2 डेल्टा H2O2 अपॉन डेल्टा T। तो ये हमारे पास 1/2
माइनस डेल्टा H2O2 अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। ठीक, इस तरह से आप लिख रहे हो। सपोज करिए आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है और आपके पास इसका रेट ऑफ अपीयरेंस और इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, तो इनमें से अगर निकालना है और आपके पास एक का दिया दूसरे का मैटर निकालना है, तो आप दोनों को इक्वल कर दोगे। माइनस डेल्टा H2O2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 1/2, यहाँ 1/2 भी रहेगा, 1/2 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T। अब आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है। ठीक, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है आपको। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2 निकालना है, तो डेल्टा H2O2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू करोगे, ये जो 2 है ना ये ऊपर चला जाएगा। अब डिसअपीयरेंस लगा दिया तो माइनस की इतनी कोई नीड नहीं, ये 2 ऊपर चला गया तो 2/2 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या आ गया, डेल्टा H2O2 अपॉन डेल्टा O2 इज इक्वल टू डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T। इस तरह से आपके पास ये आ जाता है। ठीक, एक ही चीज है पूरी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, तो यही वैल्यू आ जाएगी। अब इस तरह से आप कोई भी न्यूमेरिकल है आपके पास तो आप सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू गिवन होगी, आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग थे फैक्टर्स अफेक्टिंग और ये एक्सप्रेशन हो गया था। अब हम लोग आते हैं रेट लॉ पे। अब ये एक्चुअली में रेट लॉ क्या है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी। अब रेट लॉ देखिए, आप लोगों ने रेट लॉ के पहले एक और लॉ पढ़ा था, उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ मास एक्शन। याद आ रहा होगा, 11th का टॉपिक है। गुलबर्ग और वागे ने इस लॉ को दिया था। लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब क्या होता है, उसमें बताया गया था कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to molar concentration of reactant। ये आपको बताया गया था, ठीक, 11। अब हमारे पास सपोज करिए A एंड B रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट P बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A का कॉन्सेंट्रेशन इनटू दूसरा रिएक्टेंट B है तो B का कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर इनका कोई भी इनका अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा हुआ है, भाई रिएक्शन अगर हमारी ये है NMA प्लस NB प्रोडक्ट,
ठीक। तो उस सिचुएशन पे जो m है वो यहाँ लगता था और जो n है, ठीक, ये जो m है वो यहाँ लगता था और n यहाँ पे लगता था, ठीक। लेकिन है क्या इस रिएक्शन के लिए, यहाँ के लिए हम लोग इन सब चीजों पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि है क्या, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर लगा है ये सिर्फ लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए था, लेकिन यहाँ के लिए केमिकल काइनेटिक्स के लिए ये कुछ और ही होगा। क्या होगा उस पर तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, ठीक। तो अगर यहाँ से आप हटाओगे तो रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू के a टू द पावर m और b टू द पावर n, ये आ जाएगा रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे जो m और n है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, लेकिन अगर इन केमिकल काइनेटिक्स हम लोग बात करेंगे, इन केमिकल काइनेटिक्स इक्विलिब्रियम में नहीं, हम लोग अगर केमिकल काइनेटिक्स पे बात करेंगे, अगर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पे बात करते हैं तो रेट इज इक्वल टू के a टू द पावर x एंड b टू द पावर y, ये होगा। अब मेरे बच्चों आप कहोगे x और y क्या है, तो x और y एक नया फैक्टर आया है और उस फैक्टर का नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नया टॉपिक, नया फैक्टर, सब कुछ इसमें नया है, ठीक। तो रेट इज इक्वल टू के a टू द पावर m b टू द पावर n, वेयर k इज रेट कांस्टेंट है, जो k जो लगा है ये क्या है, रेट कांस्टेंट है। a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर अगर है कंसंट्रेशन, तो रेट इज इक्वल टू k ही हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन यूनिट है तो उसके रेट इज इक्वल टू k हो जाएगा। Thus rate constant is the rate of reaction when concentration of each reactants in the reaction is unity। जब यूनिट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका रेट कांस्टेंट ही रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक। तो वही जो मैंने कहा ना, इट मे बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। It is the sum of the power of the concentration of reactants in rate law expression. This is called order of reaction. अब जैसे भी आपको बताया था ना हमने कि हमारे पास जो रिएक्शन है, सपोज करिए आप अगर बात करें हम लोग, हमारे पास रिएक्शन सपोज करिए N1A plus N2B gives out product। अगर ये हमारे पास है, ठीक, ये रिएक्शन है हमारे पास, तो अगर हम लोग रेट निकालते हैं तो रेट इज इक्वल टू के a टू द पावर x और b टू द पावर y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो x और y है यही डेफिनेशन तो बोलती है sum of the power of the concentration of reactants in rate law expression is called order of reaction। क्या है रिएक्शन, sum of the power of the concentration of reactants in rate law expression is called order of reaction। कि order of reaction, chemical reaction can be 1 2 or 3 and even may be fractional। 1 2 3 भी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकती है, फ्रैक्शनल में भी हो सकती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसी भी हो सकती है, ठीक। अब जैसे सपोज करिए हमारे ही पास कोई रिएक्शन है, ठीक, और रिएक्शन ऐसी है C12 H22 O11 प्लस H2, ठीक, H+, ये आपको पता है ये रिएक्शन होती है। इसमें बना क्या C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब इसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं,
ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के C12H22O11H2O। मेरे बच्चों आप क्या जानते हो कि हमारे पास जो वाटर है, इस वाटर का कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, और जब वाटर का कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा तो वाटर किसी रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करने वाला। रेट ऑफ रिएक्शन को वही अफेक्ट करेगा जिसका कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक, तो यहाँ पावर क्या आ जाएगी, जीरो। देखिए ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, हम ऐसे नहीं बता सकते देख के। ठीक, ये तो केवल मैं एग्जांपल तौर पे बता रहा हूँ, और यहाँ पे इकलौता ये रिएक्टेंट है इसलिए इसकी पावर 1 हो गई। तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आ जाएगा, इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर होगा 0 + 1 = 1। ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर की बात कर रहा है पर्टिकुलर, हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा। ठीक, हर एक रिएक्शन के लिए ऑर्डर जो होगा वो अलग अलग होगा, किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर सेम नहीं होगा। अब जैसे H2 + Cl2 है, रिवर्सिबल 2HCl है। अब यहाँ पे क्या है कि सनलाइट रखा है भैया, सनलाइट रखा है, तो रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के H2 की पावर 0 Cl2 की पावर 0। अब आप लोग फिर सोचोगे सर आपने 0 0 रख दिया, तो भैया अगर ये रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है तो कैटलिस्ट तो वैसे भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता, जो कैटलिस्ट अफेक्ट नहीं करेगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कोई मायने ही नहीं रखेगा, इसलिए पावर क्या आ गई, 0 आ गई। यानी इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया, इसका जो ओवरऑल ऑर्डर आ गया वो क्या आ गया, 0। तो इसीलिए उसने कहा है कि ये ऑर्डर कैन बी 1 2 3 एंड इवन और फ्रैक्शनल नंबर में भी हो सकती है या 0 भी हो सकती है। ठीक, उसी जगह पे आपसे कह रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है। अब अगर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की हम लोग बात करें, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, तो नंबर ऑफ जो स्पीसीज होती हैं, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज प्रेजेंट इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज होती हैं उसी को हम लोग मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। तो कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, मे बी नॉट बी फ्रैक्शनल। ये फ्रैक्शनल नहीं होता, ये सीधा सीधा होता है। ठीक, तो मॉलिक्यूलरिटी हमेशा ऐसे, अभी मॉलिक्यूलरिटी की भी बात करेंगे हम लोग इस पे। तो अब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन है, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन के पास अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या है मॉलिक्यूलरिटी, कैसी है, तो H2 + Cl2, जैसे यहाँ पे कितनी रिएक्टिंग स्पीसीज है, 2 ही है। ठीक, दो ही रिएक्टिंग स्पीसीज है, इट मींस इसका मतलब है कि इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 2 है। ठीक, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 रिएक्टिंग स्पीसीज है, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 ही है। ठीक है, तो हम लोग मॉलिक्यूलरिटी पे ही जान लेते हैं थोड़ा सा। तो अब जैसे H2 + Cl2 रिवर्सिबल 2HCl। ठीक, तो इसमें मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ गई, टोटल रिएक्टिंग स्पीसीज हैं 2, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या आ गई, हो गई। अब जैसे हमारे पास N2 + 3H2 gives out 2NH3, यहाँ पे टोटल रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी है, 4, यानी इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 4। ठीक, तो ये मॉलिक्यूलरिटी है, C12H22O11 + H2O, एरो पे H+, C6H12O6, C6H12O6,
यहाँ पे भी रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी है? 2। सो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 2 आ गई। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है? रिएक्टिंग स्पीसीज, जितनी नंबर ऑफ स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही हैं किसी भी रिएक्शन में, वही हमारी क्या है? रिएक्टिंग स्पीसीज ही हमारी मॉलिक्यूलरिटी। आपसे जो क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, वो ये है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफरेंस इनमें बहुत पूछा जाता है। अगर आप इसका डिफरेंस याद कर लेते हो तो मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन आपको 1 और 2 मार्क्स का कंफर्म है। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? आपको मैंने बताया कि ऑर्डर जो होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन, ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन की डेफिनेशन है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हमने क्या कि सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये 0 भी हो सकती है, 1, 2 या फ्रैक्शनल भी हो सकती है, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये जो है 0 नहीं हो सकता। ठीक, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो कभी 0 नहीं हो सकती। ठीक, 0 से ज्यादा ही होगी। दूसरी बात, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। जो आपकी मॉलिक्यूलरिटी है वो थ्योरेटिकल वैल्यू है। ठीक, तो मेन तो यही आपके डिफरेंस हो गए ना, 3 डिफरेंस है। पहले दोनों की डेफिनेशन हो गई, फिर वो होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर या डेसिमल नंबर, कैन बी 0, कैन नॉट बी 0। आफ्टर दैट इसके बाद आपको मैंने बता ही दिया। तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेते हो सारे के सारे तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर इसमें देखिए जितने टॉपिक्स आज पढ़ाए हैं उन टॉपिक्स में से अगर मैं आपको बता दूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। पहला पॉइंट हमारा ये है ये, और फैक्टर्स करीब एटलीस्ट 2 फैक्टर तो आपको लिखने ही होंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनेगा राइट द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये दोनों ही जो हो गए, ये दोनों डिफरेंस की बात आ गई। आप अगर ये दोनों क्वेश्चंस याद कर लोगे तो मेरे ख्याल से आपका जो केमिकल काइनेटिक्स का स्टार्टअप वाला टॉपिक है ये गजब का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली। और आप इस चैप्टर पे, इस टॉपिक के ये 2 क्वेश्चंस के बाद आगे तो भी इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। इसी टॉपिक पे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाने हैं। लेकिन क्या है ना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। 2 क्वेश्चंस हमारे जो मैंने बताए आज आपको आउट कर दिया पेपर, ये 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड में कंफर्म है कि मिलेंगे, तो भूलिएगा नहीं, ध्यान रखिए। क्योंकि ऐसे ही अगर आप मेरे साथ हर एक वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो हम आपको पेपर के क्वेश्चंस कुछ ना कुछ बताते रहेंगे, क्योंकि हम आज के नहीं हैं, बोर्ड 10 साल से ऊपर हो गया है, और इसी वजह से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छे हम और हमारे साथ के जो टीचर्स हैं, कलीग्स हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान रखिएगा हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पे, क्योंकि यहीं आपको ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए कोई आपसे चार्जेस नहीं किया जा रहा है। और आप अगर हमारे चैनल पे लगातार बने रहते हैं तो आपको ऐसे ही टॉपिक मिलते रहेंगे। ठीक, तो हम लोग बात इस पे कर रहे थे, आगे थोड़ा सा बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मिलता हूं मैं अपने नए लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 2 पे, जिसपे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।